हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मिशन वन वे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी बीएड फर्स्ट ईयर के केयू की यूनिवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए यूनिट 2 का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया है और मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि अपक्षपात एवं समानता से आप क्या समझते हैं। लिंग विशेष भूमिका में पारिस्थितिक दृष्टिकोण से चर्चा कीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इक्विटी एंड इक्वलिटी। डिस्कस द जेंडर स्पेसिफिक रोल इन क्रॉस कल्चर परपेक्टिव। यानी कि ये बताना है कि अपक्षपात को हम लोग इक्वलिटी कहते हैं, जिसको हम लोग समता कहते हैं, और समानता का मतलब इक्वलिटी हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे अपक्षपात का मतलब समता हो गया, इसको हम लोग समता कहते हैं। ठीक से आप क्या समझते हैं। लिंग विशेष भूमिका की पार सांस्कृतिक, जिसको हम लोग अंतः संस्कृति भी कहते हैं, इसको हम लोग अंतः संस्कृति भी कहते हैं। याद रखिएगा, पार संस्कृति को हम लोग अंतः संस्कृति भी कहते हैं। दृष्टिकोण की क्या चर्चा है, यानी लिंग विशेष में अंतः संस्कृति की क्या दृष्टिकोण है, इस पे हम लोग को चर्चा करने कहा है, जो कि आपका 16 नंबर का ये क्वेश्चन है। यूनिट 2 का ये दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, और इससे पहले हम यूनिट 2 का ही एक क्वेश्चन डाले हैं, जो कि सभी बच्चे पढ़ चुके हैं। तो आइए हम लोग यूनिट 2 का ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जिसको हम लोग समझते हैं कि लिंग विशेष की भूमिका में पार सांस्कृतिक दृष्टिकोण किस तरह से भूमिका निभाती है, यानी कि क्रॉस कल्चर परस्पेक्टिव किस तरह से रोल अदा करती है। सबसे पहले हम लोग इसका रूपरेखा तैयार करते हैं। रूपरेखा में हम लोग प्रस्तावना दी है। अपक्षपात एवं समानता का अर्थ, अंतः संस्कृति का अर्थ, अंतः संस्कृति का मतलब परासंस्कृति। ठीक है, उसके बाद है लिंग विशेष भूमिका में अंतः संस्कृति का दृष्टिकोण, और लास्ट में निष्कर्ष। ठीक है, तो अंतः संस्कृति को ही क्वेश्चन में आपका पार संस्कृति लिखा है, तो इसी को हम लोग अंतः संस्कृति कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इसी को हम लोग पार संस्कृति या अंतः संस्कृति, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्रॉस कल्चर कहते हैं। तो इस टॉपिक पे आज हम लोग बात करना है कि सबसे पहले प्रस्तावना देना है, अपक्षपात और समानता का अर्थ बताना है, जो कि ये चीज़ हम पहले भी बता चुके हैं, यानी कि इक्विटी एंड इक्वलिटी का बारे में पहले भी बता चुके हैं। अंतः संस्कृति का अर्थ, अंतः संस्कृति क्या होता है, और लिंग विशेष भूमिका में अंतः संस्कृति का क्या दृष्टिकोण है, और लास्ट में हम लोग इसका निष्कर्ष को देखते हैं। चलिए एक एक करके पॉइंट को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रस्तावना को देखेंगे। प्रस्तावना में इंट्रोडक्शन। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज मनुष्य की दृष्टि की उपज है। समाज ही मनुष्य की दृष्टि की उपज है। जैसा मनुष्य का व्यवहार होगा, वैसे ही एक समाज का निर्माण होगा। तो समाज का निर्माण मनुष्य की दृष्टि से ही होता है। जहाँ कई संस्कृतियाँ मौजूद रहती है, जहाँ समाज में कई सारी संस्कृतियाँ मौजूद रहती है, और इन संस्कृतियों के अध्ययन को ही अंतः संस्कृति कहते हैं। जहाँ इन संस्कृतियों का जो है अध्ययन करना ही हमें अंतः संस्कृति कहलाता है। जहाँ हम एक से अधिक संस्कृतियों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग अंतः संस्कृति कहते हैं। अंतः संस्कृति का मतलब जहाँ कई सारे संस्कृतियों के मेल से एक नई संस्कृति का निर्माण होता है, उसी को हम लोग अंतः संस्कृति कहते हैं, जिसको हम लोग क्रॉस कल्चर कहते हैं। समझ में आ गया क्रॉस कल्चर क्या होता है। क्रॉस कल्चर जो होती है, जहाँ पे हम जो हमारे भारत की संस्कृति है, वो पहले ऐसी संस्कृति नहीं थी। कई सारे विदेशी आक्रमण आए, जिस कारण से अपनी जो संस्कृति यहाँ छोड़ गई, तो उस कारण से भी हमारे भारत में कई सारी संस्कृतियाँ पनप गई। तो ये कहलाया अंतः संस्कृति, जहाँ पुरानी संस्कृति और नवीन संस्कृति के जोड़ से एक नया संस्कृति का निर्माण हुआ, उसी को हम लोग अंतः संस्कृति कहते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग पार संस्कृति भी कहते हैं। चूँकि संस्कृति परिवर्तनशील होती है, समय समय पर संस्कृति बदलती गई। यदि समाज में रह रहे व्यक्तियों के बीच सबल और श्रेष्ठता का गुण हो, तो वहाँ की संस्कृति सबल होती है। यदि समाज के लोग अगर सबल रहे, श्रेष्ठ रहे, तो वहाँ की संस्कृति भी सबल होती है, वहाँ की संस्कृति भी बहुत अच्छी होती है, तथा संस्कृति प्रभावी बन जाती है, तथा संस्कृति जो है वो प्रभावी बनती है। एक प्रभावी संस्कृति के कई सारे सामाजिक कुप्रथाओं को खत्म करती है। जहाँ कोई संस्कृति अगर प्रभावी होता है, एक अच्छे संस्कृति का निर्माण होता है, तो समाज में उत्पन्न हो रही कई सारी सामाजिक कुप्रथाएँ उनको वो ख़त्म कर देती है। तो यहाँ पे लिंग विशेष की भूमिका में परासंस्कृति का दृष्टिकोण पर हम लोग इंट्रोडक्शन को देखिए। अब हम लोग आते हैं एक एक करके। पहले है अपक्षपात का अर्थ। ठीक है, अपक्षपात को हम लोग समता भी कहते हैं, यानी कि समता का अर्थ मीनिंग ऑफ इक्विटी। आप लोग अपक्षपात को अगर नहीं समझ में आए तो इंग्लिश में देखिएगा, वहाँ पे इक्विटी लिखा होगा। ठीक है, तो इंग्लिश शब्द का भी ध्यान दीजिएगा। समता का समान अर्थ है सबको एक समान परिस्थिति उपलब्ध कराना बिना भेदभाव के। समता का अर्थ होता है कि सबको एक समान परिस्थिति उपलब्ध करना बिना भेदभाव के सबको एक समान रूप से उनकी परिस्थिति उत्पन्न करना, उसी को हम लोग समता कहते हैं। अर्थात
समता से तात्पर्य है कि सबको समान, न्यायपूर्ण, निष्पक्षता, सच्चा व्यवहार, बिना भेदभाव के आधार पर समान परिस्थितियों को उत्पन्न करने से होता है। जहाँ समता का अर्थ है कि सबको समान, न्यायपूर्ण, निष्पक्षता, सच्चा व्यवहार, बिना भेदभाव के आधार पर समान परिस्थिति उत्पन्न करना ही आपका समता कहलाता है। समता शब्द हर स्थान में देखनी चाहिए। ये किसी ऊंच नीच, अमीर गरीब, लड़का लड़की को ध्यान में रखकर नहीं देनी चाहिए। जैसे सभी को एक समान वेतन देना, सभी को एक जैसा घर देना, सभी को एक साथ व्यवहार करना, ठीक है, सभी के साथ एक समान व्यवहार करना, समता का कि ये सभी क्या है, उदाहरण है। ये सभी समता के उदाहरण है, जहाँ सभी को एक समान जो है व्यवहार करना ही एक समता का उदाहरण है। समता विद्यालय में देखने को मिलता है क्योंकि सभी एक समान ड्रेस पहनकर आते हैं। अध्यापक कक्षा में सभी बच्चों को समान रूप से शिक्षा देते हैं। इससे अमीर गरीब, ऊंच नीच, जाति का पता नहीं चलता। इसे ही हम लोग समता कहते हैं। समता का मतलब हुआ कि किसी विद्यालय में अगर बच्चे पढ़ने आते हैं तो वहाँ पे सभी को एक समान ड्रेस जो है यूनिफॉर्म उपलब्ध करते हैं। इससे क्या होता है, ऊंच नीच, किसी अमीर गरीब या फिर किसी जाति का पता नहीं चलता है। इसी को हम लोग समता कहते हैं। तो समता जो है उनका क्या होता है कि एक परिस्थिति में सबको समान रूप से देखना ही समता कहलाता है। चलिए, यहाँ तक जो है अपक्षपात के बारे में समझ गए। अब हम लोग आते हैं समानता का अर्थ, मीनिंग ऑफ इक्वलिटी। समानता का क्या अर्थ होता है? समानता का समान अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन और प्रतिभाओं का सबसे अच्छा उपयोग करने का समान अवसर मिले। यानी कि सभी व्यक्ति को अपने जो है अधिकार मिले, उनका अच्छा उपयोग करने के लिए उन्हें समान अवसर मिले, उसी को हम लोग समानता कहते हैं। किसी भी व्यक्ति की स्थिति, अधिकारों और अवसरों में समान होना, यह वह सिद्धांत है जिसके तहत वह सभी व्यक्तियों को कानून और समाज के भीतर समान व्यवहार का अधिकार देती है। जहाँ कानून हो, जहाँ समाज के भीतर समान व्यवहार का अधिकार उन्हें मिलता है, उसी को हम लोग समानता कहते हैं। और उनके साथ जाति, लिंग, धर्म, आर्थिक स्थिति या किसी अन्य विशेषता के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है। जैसे कि शिक्षा प्राप्त करने के लिए समाज के सभी लोगों को, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या लिंग के हो, सभी को समान अधिकार प्रदान करना जरूरी होता है। यानी कि ऐसा कहा गया कि शिक्षा प्राप्त करने के लिए सभी समाज के सभी लोगों को, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या लिंग के हो, सभी को समान अधिकार प्रदान करना जरूरी होता है। लोकतंत्र सभी के लिए समान है। लोकतंत्र क्या है? सभी के लिए समान है। कानून भी सबके लिए समान है। सभी को वोट देने का अधिकार है। लेकिन जब समाज में किसी खास वर्ग को यदि विशेष अधिकार मिल जाता है तो समानता खतरे में पड़ जाती है। यदि समाज में किसी खास वर्ग को यदि विशेष अधिकार मिल जाता है तो इससे समानता जो है खतरे में पड़ जाती है। तो कानून सबके लिए समान है, सबका समान अधिकार है। जो भी उसमें जो है अपना क्या कर सकता है, या फिर समाज में किसी खास वर्ग को ऐसी विशेष अधिकार मिलता है तो वो समानता खतरे में पड़ जाती है। चलिए, इसकी कुछ परिभाषा दी है, परिभाषा को देख लीजिए। परिभाषा अरस्तु ने कहा था कि समानता का अर्थ समान व्यक्तियों के समान व्यवहार में निहित होना है। समानता का अर्थ होता है समान व्यक्तियों के समान व्यवहार में निहित करने से होता है। रूसो के अनुसार मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है और हर जगह हर बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। मनुष्य जो है स्वतंत्र पैदा हुआ है और हर जगह हर बेड़ियों में वो जकड़ा हुआ है। इसी को रूसो ने कहा था। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट है अंतर संस्कृति का अर्थ। ठीक है, क्योंकि इसमें 2 क्वेश्चन समाहित है तो इसलिए हम लोग एक एक करके पॉइंट को देखते हैं। अंतर संस्कृति का अर्थ, जिसको हम लोग पाठ संस्कृति भी कहते हैं। मीनिंग ऑफ क्रॉस कल्चर। अंतर संस्कृति का क्या अर्थ है? अंतर संस्कृति का अर्थ होता है कि विभिन्न क्षेत्रों की संस्कृति, कलाओं का अध्ययन करना। जहाँ हम अलग अलग क्षेत्रों में जाके उनकी संस्कृति के कलाओं का अध्ययन करते हैं, अलग अलग संस्कृति का अध्ययन करते हैं, उसी को हम लोग अंतर संस्कृति कहते हैं। अर्थात संस्कृति परिवर्तनशील होती है। संस्कृति क्या होता है? परिवर्तनशील होता है। और विभिन्न क्षेत्रों की संस्कृति का अध्ययन करना ही अंतर संस्कृति, जिसको हम लोग क्रॉस कल्चर कहते हैं। जहां हम लोग अलग अलग संस्कृति का अध्ययन करके एक नई संस्कृति का निर्माण करते हैं, जिससे समाज के हितों में काम होता है, तो उसी को हम लोग अंतर संस्कृति कहते हैं। जब 2 परस्पर भिन्न संस्कृतियां का आपस में संयोग होता है तो एक नई संस्कृति का निर्माण होता है। जब 2 अलग अलग संस्कृति आपस में मिलता है तो एक नई संस्कृति का निर्माण होता है और यह नई संस्कृति श्रेष्ठता और सबल होती है। और ये नई संस्कृति जो होती है वो श्रेष्ठ होती है, समाज के हित में होती है। पुरुष या फिर उसके लिंग पक्षपात को समाप्त करके जो है वो क्या होती है? श्रेष्ठ होती है, सबल होती है। कभी कभी 2 विपरीत संस्कृतियाँ एक दूसरे से मिलकर एक नवीन संस्कृति का निर्माण करती है। कभी कभी ऐसा होता है कि 2 विपरीत संस्कृतियाँ मिलती है तो एक नई संस्कृति का निर्माण करती है, एक नया संस्कृति का निर्माण करती है। इसी को हम लोग अंतर संस्कृति कहते हैं, जिसको हम लोग परासंस्कृति भी कहते हैं और क्रॉस कल्चर भी कहते हैं।
ठीक है, यहाँ तक आप समझ में आ गया आप लोग को क्रॉस कल्चर क्या होता है। भारत में प्राचीन से लेकर मध्यकालीन तक संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास किया, लेकिन अगर हम लोग देखा जाए कि भारत में प्राचीन समय से लेकर मध्यकालीन समय तक संस्कृति पर प्रभाव पड़ा, संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास किया गया। अंग्रेजों के द्वारा जहाँ खान पान, रस्मों रिवाज, धर्म, मान्यताएं, परंपरा आदि पर प्रभाव पड़ा, वहीं पर्दा प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह के विरोध में आवाज़ जिन्हें संस्कृति पर प्रभाव पड़ा, ये सभी जो है जैसे कि पर्दा प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह का विरोध, खान पान, रस्मों रिवाज, धर्म, मान्यताएं, परंपरा, ये सभी जो है कहीं ना कहीं प्राचीन संस्कृति को मध्यकालीन संस्कृति ने अंग्रेजों के द्वारा जोड़कर अपनी संस्कृति का छाप छोड़ के चले गया। तो इस तरह से जो है समय समय के अनुसार जो है पुरानी संस्कृति को नई संस्कृति के साथ जोड़कर एक नई संस्कृति का निर्माण किया गया, जो कहीं ना कहीं संस्कृति को प्रभाव पड़ा। ठीक है, अब हम लोग अंतर संस्कृति समझ गए। अंतर संस्कृति का मतलब हुआ कि जब दो या दो से अधिक जब दो संस्कृति, ठीक है, आपस में मिलकर एक नए संस्कृति का निर्माण करता है, उसे हम लोग अंतर संस्कृति कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं, लिंग विभेद भूमिका में अंतर संस्कृति दृष्टिकोण। ठीक है, यही टॉपिक था, जेंडर स्पेसिफिक रोल इन क्रॉस कल्चर पर्सपेक्टिव। लिंग विशेष भूमिका में अंतर संस्कृति दृष्टिकोण क्या है, लिंग विशेष को ध्यान में रखते हुए अंतर संस्कृति दृष्टिकोण क्या है। देखिए इसको समझिए, बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा, जहाँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अंतर्दृष्टि के संदर्भ में लिंग की भूमिका एक से अधिक संस्कृतियों के रूप में देखा जाता है। देखिए अंतर्दृष्टि के संदर्भ में अगर हम देखा जाए तो लिंग की जो भूमिका है वो एक से अधिक संस्कृतियों के रूप में देखा जाता है। भारत जैसे देश में कई विशेष आक्रमणकारियों, कई विदेशी, यहाँ पे विदेशी है, कई विदेशी आक्रमणकारियों ने यहाँ आकर भारत की संस्कृतियों को प्रभावित किया और अपनी संस्कृति का छाप छोड़ दिया। भारत जैसे देश में कई सारे विदेशी आक्रमणकारी आए, ठीक है, आप लोग इतिहास में पढ़े होंगे, जहाँ यहाँ आकर जो है कई सारी संस्कृतियों को प्रभावित किया और अपनी संस्कृति का यहाँ पे छाप छोड़ दिया, जिससे भारतीय संस्कृति का दमन तथा संस्कृति में परिवर्तन हुआ, जिसके कारण भारत की संस्कृति का दमन हुआ और भारत की संस्कृति में परिवर्तन हुआ। लिंग का भेदभाव हमारी संस्कृति की जड़ता और अन्य संस्कृतियों के आगमन में से हुई। लिंग में जो भेदभाव देखें यहाँ पे, हमारे पहले प्राचीन सभ्यता में ऐसी लिंगीय विभेद नहीं थी, जिस कारण से जिससे जितना फर्क जो है विदेशी आक्रमण के पड़ने से पड़ा। तो विदेशी आक्रमण के पड़ने से लिंग में भेदभाव हुआ, लिंगीय भेदभाव उत्पन्न ज़्यादा हुआ, जो हमारे संस्कृति की जड़ता और अन्य संस्कृतियों के आगमन से हुई। संस्कृतियों को पर्दे में रखकर उन्हें सुरक्षित तो किया गया, लेकिन स्त्रियों को पर्दे में रखकर उन्हें सुरक्षित तो किया गया, लेकिन उन्हें शिक्षा की बलि दे दी गई। यानी कि स्त्रियों को पर्दे में रखकर उन्हें सुरक्षित तो किया गया, लेकिन उनकी शिक्षा की बलि दे दी गई। संस्कृतियों के प्रभाव स्वरूप लिंगीय भेदभाव पाए जाते हैं। संस्कृति के प्रभाव स्वरूप लिंगीय भेदभाव पाए जाते हैं, जैसे स्त्रियों को अबला, पुरुषों की अपेक्षा कम बुद्धिमान और ताकतवर मानना आदि संकुचित सोच से होती है। जहां हम लोग ये देखते हैं कि लिंगीय भेदभाव में कई सारे जो है परिणाम स्वरूप देखने मिलते हैं, जिसमें स्त्रियों को अबला कहकर पुकारना, पुरुषों की अपेक्षा कम बुद्धिमान कहना और कम ताकतवर कहना, इस तरह का संकुचित सोच जो है हमारे समाज में लिंगीय विभेद को उत्पन्न कर देती है। आगे देखते हैं, मनुष्य से संबंधित समस्त क्रिया संस्कृति का ही अंग है। मनुष्य से संबंधित समस्त क्रिया जो होती है वो संस्कृति का ही अंग है। संस्कृति मान्यताएं, विश्वास है, रिवाज है, परंपरा है, भोजन, वस्त्र आदि है। ये सभी जो है संस्कृति मान्यताएं होती है, जहाँ विश्वास, रिवाज, परंपरा, भोजन, वस्त्र आदि होती है। लिंग का महत्व संस्कृति के लिए अधिक है। लिंग का महत्व जो है संस्कृति के लिए अधिक है, क्योंकि संस्कृति मनुष्य से संबंधित होती है और लिंग चाहे जो भी यह मनुष्य का बोध कराता है। बालक बालिका के लिए प्रत्येक की संस्कृति अलग अलग है। वस्त्र हो, आभूषण, कार्य का बंटवारा, सामाजिक सहभागिता, धार्मिक परंपराएं आदि का निर्वहन करती है। बालक हो या बालिकाएं, इसके लिए प्रत्येक की संस्कृति अलग अलग होती है। उसका पहनाव अलग अलग होता है, उनका वस्त्र अलग होता है, आभूषण अलग होता है, कार्य का बंटवारा कर देता है, सामाजिक सहभागिता अलग होती है, धार्मिक परंपराएं अलग होती है। तो इस तरह से जो है कई सारी संस्कृति मनुष्य से संबंधित होती है, जो लिंग चाहे जो भी मनुष्य का बोध कराती है, उनके द्वारा संस्कृति का विकास होता है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग समझ गए।
आगे और देखते हैं। समग्र विश्व संस्कृति के सैद्धांतिक तौर पर स्त्रियों को उच्च स्थान दिया। यानी समग्र विश्व अगर कहा जाए तो संस्कृति में सैद्धांतिक तौर पर स्त्रियों को उच्च स्थान दिया, परंतु व्यवहारिक दृष्टिकोण से उनका स्थान पुरुषों की अपेक्षा निम्न है। यानी कि अगर हम लोग देखा जाए तो सैद्धांतिक तौर पर हम लोग पढ़ते हैं कि स्त्रियों को उच्च स्थान पर दिया गया, लेकिन व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो आज भी पुरुषों की अपेक्षा जो स्त्रियों को निम्न स्थान दिया गया है। पूरे विश्व में लिंग विभेद, बलात्कार, शोषण, पर्दा, सती प्रथा, बाल विवाह, दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या, घरेलू हिंसा, पितृपक्ष के अधिकार न मिलना, शिक्षा तथा जीवन में चयन की आज़ादी नहीं मिल पाना, ये समस्या आज भी समाज में आज भी है। यानी कि अगर ये देखा जाए कि पूरे विश्व में लिंग विभेद हो, बलात्कार हो, शोषण हो, पर्दा प्रथा हो, बाल विवाह हो, सती प्रथा हो, दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या, घरेलू हिंसा, पितृपक्ष के अधिकार का ना मिलना या जीवन साथी का चुनना, आज़ादी, ये सभी जो है आज भी ये समस्या समाज में देखने को मिलती है। स्त्रियों को सहनशील, धैर्यवान, सर्वगुण संपन्न, घरेलू कार्य में दक्ष, आदर्श पुत्री, पत्नी, बहन, माता, बहू इत्यादि के रूप में समाज देखना पसंद करती है। समाज जो है कहीं ना कहीं स्त्रियों को सहनशील, धैर्यवान, सर्वगुण संपन्न, घरेलू कार्य में दक्ष होना चाहिए, आदर्श पुत्री, पत्नी, बहन, माता, बहू इत्यादि के रूप में समाज देखना पसंद करती है। तो ये सभी जो है कहीं ना कहीं लिंग विशेष भूमिका में परासंस्कृति का दृष्टिकोण देखते हैं। ठीक है। भारतीय संस्कृति में पर्दा प्रथा, बालिकाओं की शिक्षा अवरुद्ध होना, सती प्रथा, बालिकाओं, फैशन, भवन निर्माण, युद्ध कला इत्यादि अनेक क्षेत्रों में हुए, जिससे इस समय की संस्कृति पर अंग्रेजी संस्कृति का प्रभाव पड़ा और यह प्रभाव इतना दूरगामी हुआ कि आज तक भारतीय संस्कृति में ये तत्व कूट कर भरे हुए हैं। यानी कि भारतीय संस्कृति में पर्दा प्रथा, बालिकाओं की शिक्षा अवरुद्ध होना, सती प्रथा, बालिकाओं, फैशन, भवन निर्माण, युद्ध कला इत्यादि अनेक क्षेत्रों में हुए इस समय की संस्कृति, अंग्रेजों की संस्कृति का प्रभाव इतना पड़ा कि आज भी इतना दूरगामी हुआ कि आज भी हमारी संस्कृति पर ये सभी जो संस्कृति है आज भी कूट कर हमारी संस्कृति में भरा हुआ है। ठीक है। भारतीय खान पान, रहन सहन, भाषा, शिक्षा, न्याय व्यवस्था, त्यौहार, रीति रिवाज, स्त्री शिक्षा, सती प्रथा, पर्दा प्रथा की समाप्ति, विधवा पुनर्विवाह आदि में परिवर्तन हुआ, जिस कारण से हमारे भारतीय समाज में ये सभी परिवर्तन देखा गया, जिसमें ये सभी परिवर्तन हुआ। आज की शिक्षा में ये संस्कृति समाहित होती है। इस प्रकार हम लोग देखें कि लिंग विशेष में की भूमिका में अंतर संस्कृति का क्या दृष्टिकोण है, अंतर संस्कृति क्या भूमिका निभाती है, अंतर संस्कृति का क्या दृश्य है, वो क्या सोचती है, इस टॉपिक पे हम लोग बात किए, इस टॉपिक को देखें। ठीक है। अंतर संस्कृति जहाँ जो है संस्कृतियों के द्वारा महिलाओं का शोषण या महिलाओं की जो है इस तरह का कई पक्षपात जो किया गया, उसी तरह से यहाँ पे जो है कहा गया है। ठीक है। तो लिंग विशेष भूमिका में परासंस्कृतिक दृष्टिकोण पर चर्चा की है और लास्ट में हम इसका निष्कर्ष को देखते हैं। निष्कर्ष ये कहता है कि अतः संस्कृति अत्यधिक महत्वपूर्ण तत्व है, जहाँ एक व्यवस्थित क्रम प्रदान करने के लिए संस्कृति की भूमिका महत्वपूर्ण है। संस्कृति का मनुष्य का दास नहीं बनना है, संस्कृति का मनुष्य को दास नहीं बनना है, बल्कि संस्कृति को मानवता, पूर्ण समता और विश्व बंधुत्व पर आधारित होना चाहिए। अतः शिक्षा के द्वारा श्रेष्ठ संस्कृति को श्रेष्ठ और आधुनिकता बनाना है, जिस कारण से हम शिक्षा के द्वारा संस्कृति का श्रेष्ठ और आधुनिकता बनाना है। अतः अंतर संस्कृति जो है आज हमारी जो संस्कृति दिख रही है, कहीं ना कहीं वो पुरानी संस्कृति और मध्यकालीन संस्कृति जो बाहरी आक्रमणकारियों के द्वारा लाया गया ये संस्कृति जो हमारे देश में छाप छोड़ के गई, उन दोनों के मेल से जो एक नई संस्कृति का निर्माण हुआ, जिसे हम लोग अंतर संस्कृति कहते हैं। तो अंतर संस्कृति का लिंग विशेष भूमिका में विशेष दृष्टिकोण रहा, जिस कारण से जो है हम लोग इस टॉपिक पे आज बात किए। ये आपका 16 मार्च का टॉपिक था। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये 16 नंबर का क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे से समझ में आ गया, और इसमें कोई दिक्कत हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। अगला कोई टॉपिक हो तो ज़रूर लिखिए, और आप लोग का महामैराथन क्लास आ जाएगा बहुत जल्द, और सुबह में आप लोग इसका महामैराथन क्लास का रिवीजन करके आप लोग तैयारी
आप लोग का जो है लगभग क्वेश्चन का करा चुके हैं और महामैराथन आके आप लोग का तैयारी कंप्लीट हो जाएगा इंडियन स्कूल एंड सोसाइटी का। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसी तरह तैयारी करते रहे और वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करें ताकि वो लोग भी अच्छे से पढ़ सके। ठीक है दोस्तों, फिर हम लोग नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।